हम सभी जानते हैं कि किताबें पढ़ने से हम बेहतर बनते हैं, पर फिर भी लोग किताबें पढ़ने के लिए साहस नहीं जुटा पाते। और जो लोग पढ़ने बैठते भी हैं तो 15 दिन में सारा ज्ञान भूल जाते हैं। लोग इसे पढ़ाई में रुचि ना होना समझकर छोड़ देते हैं, मगर यह सिर्फ पढ़ने के गलत तरीकों की वजह से है, जिससे अनजान होने के कारण लोग इन किताबों के खजाने से अनजान ही रह जाते हैं। यूं ही नहीं, हर सफल व्यक्ति अपनी कामयाबी के पीछे किताबों को भी जोड़ता है। मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वान टोरेन ने अपनी किताब हाउ टू रीड अ बुक में ऐसे कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनसे हम ना ही सिर्फ पढ़ा हुआ हमेशा याद रख सकते हैं, बल्कि किताब का पूरा सीख भी सकते हैं। चलिए सरल से शुरू करते हैं। आप सभी ये तो जानते हैं कि किताबें पढ़ना कोई आलस का काम नहीं है, जिसे लेटे लेटे कर लिया जाए। सही बैठने की मुद्रा न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके ध्यान केंद्रित करने और अधिक ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। सही मुद्रा में बैठने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे मस्तिष्क तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। जब आप एक आरामदायक और सही मुद्रा में बैठते हैं, तो आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से पाठ पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, जिससे आप अधिक जानकारी को प्रभावी ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। और तो और, गलत मुद्रा में लंबे समय तक बैठने से शरीर में थकान और तनाव बढ़ सकता है। ये थकान आपके पढ़ाई की प्रभावशीलता को कम करता है। सही मुद्रा में बैठने से शारीरिक थकान कम होती है और आप अधिक समय तक बिना थके पढ़ सकते हैं। इससे ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया में बाधा नहीं आती और आप अधिक जानकारी को स्थायी रूप से याद रख सकते हैं। गलत मुद्रा में बैठने से पीठ दर्द, गर्दन दर्द और अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। ये समस्याएं आपको बार बार अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेने पर मजबूर करती हैं, जिससे आपकी पढ़ाई की निरंतरता भंग होती है। सही मुद्रा में बैठकर अध्ययन करने से इन शारीरिक समस्याओं से बचा जा सकता है और आप लगातार और स्थायी रूप से पढ़ाई कर सकते हैं। एक सीधी और आरामदायक मुद्रा मस्तिष्क को ये संकेत देती है कि आप एक महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये मस्तिष्क को सक्रिय और जागरूक रखने में मदद करती है, जिससे आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता और जानकारी की ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। सक्रिय पढ़ाई का एक हिस्सा ये भी है कि आप पाठ के साथ संलग्न रहें और अपनी स्थिति को बार बार बदलें, ताकि आप लंबे समय तक केंद्रित रह सकें। सही मुद्रा में बैठकर आप पाठ के साथ बेहतर ढंग से संलग्न हो सकते हैं, जिससे आपकी समझ और याददाश्त में सुधार होता है। मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वान टोरेन की पुस्तक कैसे पढ़ें एक किताब में पढ़ते समय प्रश्न पूछने की विधि को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रश्न पूछने से पाठ की गहन समझ विकसित होती है और आप केवल सतही रूप से नहीं, बल्कि गहराई में जाकर लेखक के विचारों और तर्कों को समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया पढ़ाई को एक सक्रिय प्रक्रिया बनाती है, जिससे आप अधिक संलग्न और ध्यान केंद्रित रहते हैं। सक्रिय पढ़ाई से आपकी जानकारी की ग्रहण क्षमता बढ़ती है और आप अधिक प्रभावी ढंग से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। साथ ही प्रश्न पूछने से आपकी याददाश्त में भी सुधार होता है, क्योंकि ये मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और जानकारी को लंबे समय तक स्मृति में बनाए रखता है। जब आप पढ़ते समय प्रश्न पूछते हैं, तो आप केवल पठन की प्रक्रिया में ही नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क को भी उत्तेजित करते हैं, जिससे ये अधिक सक्रिय होता है। ये महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करता है, जिससे आप पाठ के बारे में आलोचनात्मक रूप से सोच सकते हैं और लेखक के तर्कों का मूल्यांकन कर सकते हैं। लेखक के विचारों की सच्चाई की जांच करने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। इसके अलावा प्रश्न पूछने से आपको अपने पढ़ने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है और आप मुख्य बिंदुओं और विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये विधि आपको पाठ के साथ एक गहरा संबंध बनाने में सहायता करती है और आपको अधिक विस्तृत और गहन जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है।
प्रश्न पूछने से आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता भी बढ़ती है, क्योंकि ये आपको एक सक्रिय और संलग्न पाठक बनाता है। जब आप किताब पढ़ते समय प्रश्न पूछते हैं तो आप केवल पृष्ठों को पलटने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आप उस ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं जो लेखक प्रस्तुत कर रहा है। ये प्रक्रिया आपकी समझ को व्यापक और अधिक गहन बनाती है, जिससे आप अधिक प्रभावी ढंग से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्न पूछने से आपकी याददाश्त में भी सुधार होता है, क्योंकि ये मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और जानकारी को लंबे समय तक स्मृति में बनाए रखता है। सवाल पूछने से आप पाठ को बार बार दोहराते हैं, जिससे जानकारी आपके मस्तिष्क में पक्की हो जाती है। यदि आप किसी बुक क्लब का हिस्सा हैं या अपने दोस्तों के साथ किताबों पर चर्चा करते हैं, तो प्रश्न पूछने की आदत आपको बेहतर तरीके से तैयार करती है। ये आदत आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और दूसरों के विचारों को समझने में सक्षम बनाती है। चर्चा और संवाद के माध्यम से आप अपने विचारों को सशक्त बना सकते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं, जिससे आपकी समझ भी गहरी हो जाती है। मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन की पुस्तक कैसे पढ़े एक किताब में पढ़ाई को 4 स्तरों में बांटा गया है: प्राथमिक पढ़ाई, निरीक्षणात्मक पढ़ाई, विश्लेषणात्मक पढ़ाई और सिंटॉपिकल पढ़ाई। इन 4 स्तरों पर आधारित अध्ययन के तरीकों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले प्राथमिक पढ़ाई का स्तर आता है, जो सबसे बुनियादी स्तर है और उन कौशलों का विकास करता है जो पढ़ाई की नींव होते हैं। ये स्तर बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में शामिल होता है, जहाँ वे पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। इस स्तर पर पाठक शब्दों, वाक्यों और सरल विचारों को पहचानने और समझने की क्षमता विकसित करते हैं। ये नींव उनके आगे के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होती है और बिना इसके किसी भी अन्य स्तर पर प्रभावी ढंग से पढ़ना असंभव हो सकता है। दूसरा स्तर निरीक्षणात्मक पढ़ाई का है, जिसे स्किमिंग भी कहा जाता है। इस स्तर पर पाठक एक पुस्तक को जल्दी से पढ़ते हैं ताकि वह ये समझ सके कि पुस्तक किस बारे में है और क्या इसे गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। निरीक्षणात्मक पढ़ाई का उद्देश्य पुस्तक की संरचना, मुख्य विचारों और विषयों को समझना होता है। ये चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाठक को समय बचाने में मदद करता है और उन्हें ये तय करने में सक्षम बनाता है कि कौन सी पुस्तकें गहराई से पढ़ने योग्य हैं। इस स्तर पर पाठक पुस्तक की सामग्री की समीक्षा करते हैं, सामग्री सूची को पढ़ते हैं, सारांश और परिचय का विश्लेषण करते हैं और उन खंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण और रुचिकर हैं। तीसरा स्तर विश्लेषणात्मक पढ़ाई का है, जो एक गहन और विस्तृत अध्ययन का चरण है। इस स्तर पर पाठक पुस्तक की सामग्री का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। वे लेखक के तर्कों, विचारों और निष्कर्षों को समझने और उनका मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं। विश्लेषणात्मक पढ़ाई में पाठक पुस्तक को उसके हिस्सों में विभाजित करते हैं, प्रत्येक भाग का अध्ययन करते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं जो पुस्तक के मुख्य विचारों को समझने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया पढ़ाई को एक सक्रिय गतिविधि बनाती है और पाठक को गहराई से सोचने और समझने के लिए प्रेरित करती है। विश्लेषणात्मक पढ़ाई के दौरान पाठक लेखक के उद्देश्यों, दृष्टिकोण और तर्कों को समझने का प्रयास करते हैं और ये मूल्यांकन करते हैं कि वे तर्क सही और पर्याप्त हैं या नहीं। चौथा और अंतिम स्तर सिंटॉपिकल पढ़ाई का है, जिसे तुलनात्मक पढ़ाई भी कहा जाता है। ये सबसे उच्च और जटिल स्तर है, जिसमें पाठक एक ही विषय पर कई पुस्तकों की तुलना और विश्लेषण करते हैं। इस स्तर पर पाठक विभिन्न स्रोतों से जानकारी को संकलित और संश्लेषित करते हैं और एक व्यापक और गहन समझ बनाने का प्रयास करते हैं। सिंटॉपिकल पढ़ाई में पाठक केवल एक पुस्तक को नहीं, बल्कि कई पुस्तकों को एक साथ पढ़ते हैं और उनमें मौजूद विचारों, तर्कों और दृष्टिकोणों की तुलना करते हैं। इस प्रक्रिया में वे विभिन्न लेखकों के दृष्टिकोणों को समझते हैं, उनके बीच के अंतर और समानताओं को पहचानते हैं और एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ये स्तर पढ़ाई को एक बहुत ही गहन और व्यापक अनुभव बनाता है और पाठक को विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों को समेकित करने की क्षमता प्रदान करता है।
प्राथमिक पढ़ाई से लेकर संटॉपिकल पढ़ाई तक के ये 4 स्तर न केवल पढ़ाई की प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं, बल्कि पाठक को एक प्रभावी और संलग्न पाठक बनने में भी मदद करते हैं। इन 4 स्तरों का पालन करके पाठक न केवल अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, बल्कि उनकी सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ती है। प्राथमिक पढ़ाई से शुरू होकर जहां मूलभूत कौशल विकसित होते हैं, निरीक्षणात्मक पढ़ाई तक जहां पाठक पुस्तक की संरचना और मुख्य विचारों को समझते हैं, विश्लेषणात्मक पढ़ाई में गहन और विस्तृत अध्ययन के माध्यम से, और अंत में संटॉपिकल पढ़ाई में विभिन्न पुस्तकों और विचारों की तुलना और संश्लेषण के माध्यम से। ये सभी स्तर पाठक को एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस प्रकार कैसे पढ़े एक किताब के ये 4 स्तर एक प्रभावी अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जो न केवल पढ़ाई की प्रक्रिया को समृद्ध करते हैं, बल्कि पाठक की ज्ञान और समझ की गहराई को भी बढ़ाते हैं। कैसे पढ़े एक किताब नामक पुस्तक द्वारा सूचित किया गया है कि पढ़ाई के दौरान हाईलाइट करना और नोट्स लेना एक महत्वपूर्ण तकनीक है। ये आपको पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्टता से समझने में मदद करता है और आपके विचारों को संगठित करने में सहायक होता है। ये तकनीक आपको सक्रिय बनाए रखती है और आपकी समझ को गहरा बनाती है। हाइलाइटिंग और नोटिंग के माध्यम से आप पाठ के प्रमुख विचारों को आसानी से संक्षेपित कर सकते हैं, जो फिर से पढ़ने और समझने को सरल बनाता है। इसके अलावा नोट्स लेते समय अपने विचारों को लिखने से आपकी समझ विस्तारित होती है और आप विवेचनात्मक सोच को विकसित करते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके आप न केवल पाठ को अधिक गहराई से समझते हैं, बल्कि अपनी पढ़ाई को भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। हाइलाइट करते समय विशेष बिंदुओं और विचारों को ध्यान से चिन्हित करना महत्वपूर्ण है। ये आपको पाठ के महत्वपूर्ण विचारों को दोहराने और याद करने में मदद करता है। नोट्स लेते समय अपनी विचारशीलता को प्रकट करें और महत्वपूर्ण ज्ञान को संगठित करें। नोट्स लेते समय व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक समीक्षा करें और आपकी समझ को गहरा करने का प्रयास करें। ये तकनीक आपको पाठ के अंतरिक्ष की संरचना और मुख्य विचारों को समझने में मदद कर सकती है। किसी किताब को पढ़ते समय उसके विषय को ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए जानते हैं कि अलग अलग विषयों को लेकर हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मॉर्टिमर जे एडलर ने अपनी किताब में विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने के लिए विशिष्ट नियम बताए हैं। विज्ञान की किताबें पढ़ने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे तथ्यों, सिद्धांतों और विश्लेषणों से भरी होती हैं। विज्ञान की किताबों को पढ़ते समय पहला कदम है कि आप पुस्तक के उद्देश्य को समझें। विज्ञान की पुस्तक का उद्देश्य अक्सर किसी विशेष प्राकृतिक घटना या सिद्धांत की व्याख्या करना होता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि लेखक किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा है। दूसरा नियम है कि आपको महत्वपूर्ण शब्दों और परिभाषाओं को पहचानना और समझना चाहिए। विज्ञान की भाषा तकनीकी हो सकती है और विशिष्ट शब्दावली का उपयोग करती है, इसलिए उन सभी तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ें और समझें। इन शब्दों को समझे बिना आप पुस्तक के मुख्य विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तीसरा नियम है कि आपको लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण और तर्कों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। विज्ञान की पुस्तकें आमतौर पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करती हैं, जो लेखक के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। इन तर्कों और प्रमाणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप समझ सकें कि लेखक अपने निष्कर्षों तक कैसे पहुंचा। चौथा नियम है कि आपको समीकरणों, आरेखों और तालिकाओं को ध्यान से देखना चाहिए। विज्ञान की किताबों में अक्सर जटिल समीकरण, आरेख और तालिकाएं होती हैं, जो जानकारी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करती हैं। इनका अध्ययन करें और समझें कि वे लेखक के तर्क और निष्कर्षों का समर्थन कैसे करते हैं। पांचवा नियम है कि आपको पुस्तक के निष्कर्षों और उनके प्रभावों पर विचार करना चाहिए। विज्ञान की पुस्तकें अक्सर निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं, जो हमारे समझने के तरीके को बदल सकती हैं। इन निष्कर्षों को समझें और उन पर विचार करें कि वे आपके ज्ञान और समझ को कैसे प्रभावित करते हैं। इन नियमों का पालन करके
आप विज्ञान की किताबों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ सकते हैं और उनकी गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये न केवल आपकी पढ़ाई को समृद्ध करेगा, बल्कि आपको विज्ञान के क्षेत्र में अधिक आत्मविश्वास और ज्ञान प्रदान करेगा। मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन की पुस्तक कैसे पढ़ें एक किताब में सामाजिक विज्ञान की किताबें पढ़ने के लिए कुछ विशिष्ट नियम बताए गए हैं। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ते समय इन नियमों का पालन करने से आप उनकी गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और उनकी विचारधाराओं को व्यापक संदर्भ में देख सकते हैं। पहला कदम ये है कि आप पुस्तक के उद्देश्य को समझें। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें अक्सर किसी विशेष सामाजिक घटना, समस्या या प्रक्रिया की व्याख्या करने का प्रयास करती हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि लेखक किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा है और उसका दृष्टिकोण क्या है। लेखक के दृष्टिकोण और प्रश्नों को समझने से आपको पुस्तक की सामग्री को सही संदर्भ में देखने में मदद मिलती है। दूसरा नियम ये है कि आपको महत्वपूर्ण अवधारणाओं और सिद्धांतों को पहचानना और समझना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की भाषा तकनीकी हो सकती है और विशिष्ट शब्दावली का उपयोग करती है। इन अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझे बिना आप पुस्तक के मुख्य विचारों को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इन परिभाषाओं और सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, क्योंकि वे पुस्तक के तर्क और निष्कर्षों का आधार बनते हैं। तीसरा नियम यह है कि आपको ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की किताबें अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं का उल्लेख करती हैं। इन संदर्भों को समझने से आप पुस्तक के विचारों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और उनकी प्रासंगिकता और महत्व को समझ सकते हैं। चौथा नियम यह है कि आपको लेखक द्वारा प्रस्तुत तर्क और प्रमाणों का विश्लेषण करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की किताबें अक्सर विभिन्न प्रकार के प्रमाण और तर्क प्रस्तुत करती हैं, जो लेखक के विचारों का समर्थन करते हैं। इन तर्कों और प्रमाणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप समझ सकें कि लेखक अपने निष्कर्षों तक कैसे पहुंचा। सामाजिक विज्ञान में तर्क अक्सर आंकड़ों, केस स्टडीज और अन्य अनुसंधानों पर आधारित होते हैं, इसलिए इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है। पांचवा नियम ये है कि आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की किताबें अक्सर विचारशील और विवादास्पद होती हैं, इसलिए आपको लेखक के तर्कों और निष्कर्षों पर सवाल उठाना चाहिए और उन्हें चुनौती देनी चाहिए। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप पुस्तक की सामग्री को गहराई से समझ सकते हैं और अपनी सोचने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि किताब को भागों में विभाजित करके पढ़ना उसके गहरी समझ के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। ये तकनीक इतनी अच्छी है कि जब हम किसी किताब को भागों में तोड़ते हैं तो हम उसकी संरचना, मुख्य विचारों और तर्कों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सबसे पहले हमें पुस्तक का एक अवलोकन करना चाहिए, जिसमें उसकी विषय सूची, अध्यायों के शीर्षक और उपशीर्षकों को पढ़ना शामिल है। ये हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है कि पुस्तक किन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है और इसकी संरचना कैसी है। इस प्रारंभिक अध्ययन से हमें पता चलता है कि पुस्तक में कौन कौन से प्रमुख विषय और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक अध्याय को एक अलग भाग के रूप में समझना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अध्याय का एक मुख्य विचार होता है, जिसे लेखक विस्तार से समझाते हैं। हमें प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदुओं और तर्कों को पहचानना चाहिए और उन्हें अपने शब्दों में सारांशित करना चाहिए। ये प्रक्रिया हमें लेखक के तर्क को गहराई से समझने और उसकी आलोचना करने में मदद करती है। पुस्तक को भागों में विभाजित करने का एक और तरीका है कि हम उसे विषयगत भागों में विभाजित करें। ये तब किया जा सकता है जब पुस्तक में कई अध्याय किसी एक प्रमुख विषय या विचारधारा पर केंद्रित हों। इस प्रकार के विभाजन से हमें पुस्तक के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध और उनके संयुक्त प्रभाव को समझने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त पुस्तक में प्रस्तुत विभिन्न तर्कों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिए हमें उन्हें अलग अलग भागों में बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पुस्तक में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तर्क दिए गए हैं, तो हमें उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटकर विश्लेषण करना चाहिए।
इससे हम प्रत्येक तर्क की मजबूती और विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर सकते हैं। आखिरकार पुस्तक को भागों में विभाजित करने से हमें उसकी गहन समीक्षा और आलोचना करने में आसानी होती है। ये हमें पुस्तक के विभिन्न पहलुओं को स्वतंत्र रूप से और गहराई से समझने का अवसर देता है, जिससे हम उसकी समग्र समझ और मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने मॉर्टिमर जे एडलर और चार्ल्स वैन डोरेन की किताब हाउ टू रीड अ बुक के अनुसार किसी भी पुस्तक को पढ़ने के सबसे सही तरीके जाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसे ही सेल्फ हेल्प वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।